मैंने अपने रेस्टोरेंट को 3 साल तक 3,000 के मासिक किराए पर चलाया और मैंने कभी भी एक भी भुगतान में देरी नहीं की। लेकिन उस दिन मकान मालिक एक रियल एस्टेट एजेंट के साथ अंदर आया और मुझसे कहा कि अगले महीने का किराया 8,500 हो जाएगा। अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप जा सकते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने जवाब दिया ठीक है। उन्होंने एक दूसरे को देखा, काफ़ी संतुष्ट लग रहे थे और चले गए। जैसे ही उन्होंने अपनी पीठ फेरी, मैंने तुरंत एक मूवर्स कंपनी को फ़ोन किया। उसी रात मैंने रेस्टोरेंट को सीधे सड़क के उस पार स्थानांतरित कर दिया जहाँ किराया केवल 900 प्रति माह था। उस दोपहर मकान मालिक फांदेबियाओ एक रियल एस्टेट एजेंट के साथ मेरे रेस्टोरेंट में आया। अरे लिटिल वाई, बिजनेस अच्छा चल रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने अपना सिर उठाया। अंकल फैन, आज आपको यहाँ क्या लाया? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस रेस्टोरेंट के चक्कर लगाता रहा। लिटिल ली, मुझे तुमसे किसी चीज़ के बारे में बात करनी है। मैं सुन रहा हूँ मिस्टर फैन। बात यह है कि हमने इस जगह का पुनर्मूल्यांकन किया है। मिस्टर फैन का इरादा अगले महीने से किराया समायोजित करने का है। मेरा दिल बैठ गया। कितना? फैंदेबो ने बहुत शांत लहजे में जवाब दिया, 8,500। वहाँ तुरंत सन्नाटा छा गया। मिस्टर वी, ये पहले से ही दोस्तों वाली कीमत है। जरा इस सड़क पर लोगों की आवाजाही तो देखिए। 8,500 ये वास्तव में महंगा नहीं है। अगर आप सहमत नहीं हैं तो हमारे पास इस जगह को किसी और को किराए पर देने के लिए वापस बाजार में रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। और उस समय कीमत वही नहीं होगी। मैंने अपने हाथ में पकड़े कपड़े को बहुत जोर से भींचा। किराया 3500 से बढ़कर 8,500 हो रहा था। यह दोगुने से भी ज्यादा था। मेरा छोटा सा रेस्टोरेंट, मैं सुबह से रात तक काम करता हूँ। मेरा मासिक शुद्ध लाभ बमुश्किल 10,000 है। किराए में इस बढ़ोतरी के साथ यह ऐसा था मानो मैं फंदे बियाओं के लिए मुफ्त में काम कर रहा हूँ। फंदे बियाओं ने यह देखते हुए कि मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अपने चेहरे पर एक और भी बड़ी मुस्कान बिखेरी, उस अहंकारी हवा के साथ जिसने सब कुछ समझ लिया था। उसने सोचा कि मैं इस जगह को छोड़ नहीं सकता, उसे पूरा भरोसा था। इसलिए मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने कपड़े को बाल्टी में फेंक दिया और कहा ठीक है। फांदे बियो बेहद खुश था। लिटिल आई, तुम सचमुच एक सीधे व्यक्ति हो। मुझे पता था कि तुम एक समझदार लड़के हो। तो हम कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। मिस्टर वाई, आपके पास वास्तव में एक दीर्घकालिक दृष्टि है। आपका बिजनेस निश्चित रूप से अधिक फलेगा फूलेगा। ठीक है, तो मैं आपको और अधिक भाग्य बनाने से नहीं रोकूंगा। अच्छा काम करो, मुझे तुम पर विश्वास है। फिर वे खुद से बहुत खुश होकर चले गए। मैं वहीं खड़ा रहा, सीढ़ियों पर उनके कदमों की आवाज़ और उनकी हंसी सुनता रहा जिसे वे रोक नहीं पा रहे थे। जब आवाज़ पूरी तरह से गायब हो गई तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और एक कॉल किया। हेलो शागू, मैं ईचन बोल रहा हूँ। भाई, क्या बात है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। मेरे रेस्टोरेंट के ठीक सामने वाली जगह, जो 6 महीने से खाली है, क्या वह अभी भी उपलब्ध है? बिल्कुल उपलब्ध है। मालिक पूरी तरह से परेशान होने की कगार पर है। क्यों भाई, क्या तुम इसमें रुचि रखते हो? किराया कितना है? पहले ये 1,500 पर सूचीबद्ध था, लेकिन अब मालिक ने कहा है कि 900 के लिए वह इसे किसी को भी दे देगा जो इसे चाहता है। उसने कहा कि उसे विदेश जाना है और वह जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाना चाहता है। 900? हाँ, 900। और उसने कहा कि अगर किराएदार गंभीर है तो वह एक दीर्घकालिक लीज साइन कर सकता। मालिक से कहो कि मैं इसे ले रहा हूँ। 5 साल के लिए हम अभी साइन करते हैं। क्या? 5 साल तुम अभी साइन कर रहे हो भाई? क्या तुम अपनी वर्तमान जगह को और किराए पर नहीं ले रहे हो? नहीं, मैं इसे और किराए पर नहीं ले रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट लो और मालिक से जगह के सामने मिलने का समय तय करो। मैं अभी आ रहा हूँ। फ़ोन काटने के बाद मैंने तुरंत एक दूसरा नंबर डायल किया। हेलो, चंफा मूवर्स कंपनी, मुझे अभी शिफ्ट होना है। मैं एक अतिरिक्त भुगतान करूंगा। नंबर 13 रोड आर्ट, इसमें पूरी रात लग सकती है। पैसा कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया गया है। मेरे फ़ोन काटने के कुछ ही समय बाद एजेंट एक्स योगू और मालिक सामने वाली जगह पर पहुंच गए। मैं भी वहां गया। सामने वाली जगह का मालिक 5 शून्य साल का एक व्यक्ति है। उसका उपनाम एली है। यही वह जगह है जिसे तुम किराए पर लेना चाहते हो। मैं इसे ले रहा हूँ। बगल में खड़े शागू ने मुझे बातचीत करने में मदद की। भाई एली, ये भाई है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वह ठीक सामने एक रेस्टोरेंट चलाता है। उसका बिजनेस बहुत शानदार चलता है। वह बिना किसी संदेह के एक भरोसेमंद व्यक्ति है। भाई एली ने जगह का शटर खोला। अंदर यह पूरी तरह से खाली था। मेरे रेस्टोरेंट से थोड़ा बड़ा और लेआउट अधिक चौकोर था। इसके अलावा वहाँ पानी और बिजली की सुविधा थी। यह जगह काफ़ी समय से खाली पड़ी थी। भाई एली ने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए अपने हाथ मले। कोई बात नहीं। 5 साल की लीज के लिए 900 प्रति माह, क्या यह सही है? हाँ हाँ, यही है। अगर आप वास्तव में 5 साल के लिए साइन करते हैं तो 1 महीने की सुरक्षा जमा और 3 महीने का अग्रिम किराया काफ़ी होगा। मैं 1 महीने की सुरक्षा जमा और 12 महीने का किराया दूंगा। भाई एली और शागू अवाक रह गए। मैं हर महीने किराया देने की चिंता नहीं करना चाहता। क्या आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है? अगर कोई समस्या नहीं है तो मैं आपको तय की गई राशि ट्रांसफर कर देता हूँ। भाई एली ने उत्साहित होकर कॉन्ट्रैक्ट निकाला। शागू ने जल्दी से मुझे एक पेन थमाया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया और प्रत्येक आर्टिकल को ध्यान से पढ़ा। वे सभी मानक क्लॉज थे। 5 साल की लीज, निश्चित किराया। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने पेज के निचले हिस्से पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। फिर उनके सामने मैंने किराया भाई एली के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। चाबियां आपकी हैं बॉस, अब से यह जगह आपकी है। अगर पानी या बिजली के साथ कोई भी समस्या हो तो मुझसे मिलने आने में संकोच मत करना। मैंने चाबियां ली, ठीक है। फिर मैं मुड़ा और चला गया। एक्स यूगू मेरे पीछे भागा। और भाई भाई, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मुझे शिफ्ट होने की जल्दी है। सड़क के दूसरी तरफ वापस आने पर सड़क के किनारे एक बड़ा ट्रक खड़ा था। कुछ मूवर्स सिगरेट पी रहे थे। टीम लीडर ने मुझे देखा और अपनी सिगरेट बुझा दी। क्या आप बॉस वाई हैं? मैं ही हूँ। आपके काम के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, हमें इसके लिए भुगतान किया जाता है।
उसने रेस्टोरेंट के अंदर झांका। सब कुछ अंदर ही है। मैं उन्हें अंदर ले गया। सब कुछ खाली कर दो। एक भी टुकड़ा मत छोड़ना। कोई बात नहीं। जब तक भुगतान मिलता रहेगा सब कुछ ठीक है। चलो दोस्तों, काम पर लग जाओ। मूवर्स तुरंत काम पर लग गए। एक टीम सामान खोल रही थी, दूसरी पैक कर रही थी और आखिरी उसे ले जा रही थी। मैंने अपने कर्मचारी चाओलिन को भी आने के लिए फ़ोन किया। जैसे ही उसने दरवाज़ा पार किया, उसे एक झटका लगा। बॉस, आप क्या कर रहे हैं? हमें बेदखल किया जा रहा है। मैंने उसे मसालों का एक डिब्बा थमाया। नहीं, हम एक बहुत बेहतर जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? लेकिन वह जगह तो 6 महीने से खाली पड़ी है। मैंने सुना है कि वहाँ भूत रहते हैं। इन बकवास बातों पर विश्वास मत करो। मालिक को इसे किराए पर देने की जल्दी थी और यह सस्ता था। च्योलिन ने और कोई सवाल नहीं पूछा और तुरंत मेरे साथ पैकिंग शुरू कर दी। सुबह के 3 बजे रेस्टोरेंट आखिरकार खाली हो गया था। मैंने उन्हें दोगुनी कीमत का भुगतान किया। मूवर्स चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लिए चले गए। मैंने सुबह होने का इंतजार किया। दिन की पहली रोशनी में नया रेस्टोरेंट पहले से ही व्यवस्थित था। शाओलिन पूरी तरह से थक चुकी थी। मैंने उससे घर जाने, आराम करने और दोपहर में वापस आने के लिए कहा। सुबह के 6 बजे दिन निकल आया। मैंने चावल धोए और दिन के शोरबे का पहला बर्तन तैयार करने के लिए आग जलाई। सुबह के 7:30 बजे मैंने खुद के लिए नूडल्स का एक कटोरा तैयार किया और इसे आराम से खाने के लिए खिड़की के पास बैठ गया। यहाँ से मैं सड़क के उस पार अपने पुराने रेस्टोरेंट के दरवाजे को पूरी तरह से देख सकता था। उसका लोहे का शटर कसकर बंद था, जैसे कि एक उदास चेहरा हो। अपने नूडल्स खत्म करने के बाद मैंने वाईजे चियाओगंग साइन बोर्ड को साफ किया और इसे नए रेस्टोरेंट के दरवाजे के ऊपर लटका दिया। फिर मैंने लाल कागज पर हाथ से एक घोषणा लिखी, जिसे मैंने दरवाजे पर चिपका दिया। नई दुकान, भव्य उद्घाटन, हर चीज पर 20% की छूट। सुबह के 8 बजे फांदेबियाओ दिखाई दिया। उसने बंद लोहे के शटर को घूर कर देखा, पूरी तरह से हैरान, फिर थोड़ा जोर लगाते हुए। उसे एहसास हुआ कि दरवाजा लॉक नहीं था। एक जोरदार धमाके के साथ उसने इसे ऊपर उठाया और वहां वह पूरी तरह से जम गया। अंदर पूरी तरह से खाली था। अविश्वास में वह अंदर भागा, एक चक्कर लगाया और तुरंत बाहर आ गया। फिर उसने अपना फोन निकाला, मानो मुझे फोन करने के लिए। लेकिन ठीक उसी पल उसने अपना सिर उठाया और मुझे ठीक सामने देखा। मैं वहां अपनी नई दुकान की चौखट पर था, हाथ में गर्म चाय का कप लिए उसे शांति से देख रहा था। उसकी नज़र धीरे धीरे मेरे सिर के ऊपर लगे परिचित साइन बोर्ड की ओर बढ़ी, फिर नीचे उस लाल कागज की ओर जिसने उसका ध्यान खींचा। उसके हाव भाव पूरी तरह से जम गए। तभी मेरी पहली ग्राहक वहां पहुंची। वह उस इलाके की रहने वाली मैडम ली थी। वह हर सुबह मेरे यहाँ एक कटोरा वोंटन खाने आती हैं। मैडम ली ने मेरी नई दुकान को देखा। वह हैरान थी। अरे लिटिल वी, तुम शिफ्ट हो गए? हाँ मैडम ली, यह नई जगह थोड़ी ज़्यादा विशाल है। आज हर चीज़ पर 20 पॉइंट की छूट है। मैं आपके लिए हमेशा की तरह वही परोसता हूँ। बिल्कुल, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। वहाँ तुम्हारा वह धोखेबाज मकान मालिक खड़ा है। उसे क्या हुआ है? वह शायद जिंदगी के मायने के बारे में सोच रहा है। फान ब्याओ ने हमारी बातचीत को साफ सुना था। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और मुझे इस तरह घूर कर देखा, मानो वह मुझे जान से मार डालना चाहता हो। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और दुकान के अंदर चला गया। मैडम ली, आपके वोटन अभी आते हैं। इसके बाद फान देवी इयाओ पूरे आधे घंटे तक सड़क के उस पार वहीं खड़ा रहा। इस दौरान मेरे रेस्टोरेंट में 3 टेबल पहले ही भर चुके थे। लिटली, बहुत अच्छे। तुम्हारी नई दुकान पुरानी वाली से कहीं ज़्यादा विशाल और बहुत ज़्यादा चमकदार है। मैं सोच रही थी कि सामने वाला रेस्टोरेंट क्यों नहीं खुला। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कि तुमने दुकान बंद कर दी। दुकान बंद करना कभी नहीं। लिटिल वी का हुनर हर जगह चमकता है। नियमित ग्राहक खुशी खुशी बातचीत कर रहे थे और हर कोई अपनी टिप्पणी दे रहा था। वे सभी उस इलाके के लोग थे। ऐसे पड़ोसी जो पिछले 3 साल से मेरे यहाँ खा रहे थे और जिन्हें मेरी कुकिंग और मुझ पर पूरा भरोसा था। यही कारण था कि फांदेबियो पर पड़ती उनकी नज़रों में तिरस्कार के साथ साथ इस तमाशे को देखने का मजा घुला हुआ था। आखिरकार फांदेबियो ने आगे बढ़ने का फैसला किया। गुस्से से काला चेहरा लिए उसने सड़क पार की और सीधे मेरी नई दुकान की ओर बढ़ा। खाना खा रहे कुछ ग्राहकों ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसे देखकर उन सभी ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। रेस्टोरेंट का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। चियोलन थोड़ा डर गई थी। मैंने उससे चिंता न करने के लिए कहा और फिर खुद को एफएन द बीईओ के सामने खड़ा कर लिया। मिस्टर एफएन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उसका चेहरा गुस्से से बैंगनी हो रहा था। ईचन, इस सब का क्या मतलब है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? आपका मजाक उड़ाना किस तरह से? या आपने खुद ही तो कहा था कि अगर मैं सहमत नहीं हूँ तो मुझे बस यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो देखिए, मैं शिफ्ट हो गया। क्या आपको इससे कोई समस्या है? चुप रहो। यह पूरी तरह से बेईमानी है। हमारा एक मौखिक समझौता हुआ था। तुम एक झूठे इंसान हो। पहली बात, हमने किसी नए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। दूसरी बात, यह आप ही थे जो मेरी मर्जी के खिलाफ दबाव बनाने के लिए रियल एस्टेट एजेंट को साथ लेकर आए थे। यह तो हद है। अब आप मुझे उपदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको खुद पर हंसी नहीं आती? ग्राहकों ने भी अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। अरे बूढ़े फान, तुमने इस लड़के के साथ जो किया वह वास्तव में सही नहीं था। वह तुम्हें हर महीने 3500 का भुगतान कर रहा था और अचानक तुम इसे बढ़ाकर 8500 करना चाहते हो। तुम सीधे उसे लूट क्यों नहीं लेते? बिल्कुल सही। यह वास्तव में बहुत घटिया हरकत है। तुम बस इसलिए जल रहे हो क्योंकि इस युवक का बिजनेस अच्छा चल रहा है। अच्छा हुआ कि लिटिल वी समझदार था और वह शिफ्ट होने में कामयाब रहा, वरना तुम्हारे जैसा आदमी तो उसका खून ही चूस लेता। फान देबियो का चेहरा गुस्से से बदल रहा था। वह गुस्से से फटने ही वाला था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह हर किसी के निशाने पर आ चुका है। इसलिए उसने मुझे बहुत बुरी नज़र से देखते हुए धमकी दी। ईचन, तुम बस मेरा इंतजार करो। क्या तुम्हें लगता है कि यह यहीं खत्म हो जाएगा? इस सड़क पर मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। बहुत बढ़िया, मैं इंतजार करूंगा।
लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी होगी मिस्टर फैन, हम एक कानून सम्मत राज्य में रहते हैं। अगर आपने सीमा पार करने की हिम्मत की तो मैं किसी भी समय पुलिस बुला सकता हूँ। आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि आपके भोजन के समय बाधा पहुंची। आज का यह भोजन मेरी तरफ से है, यह पूरी तरह से मुफ्त है। रेस्टोरेंट तुरंत ही खुशी से गूंज उठा। हर तरफ से तारीफें होने लगी। दरवाजे पर खड़ा फांदे कई सेकंड तक मुझे घूरता रहा। आखिरकार लोगों की तिरस्कार भरी नजरों के बीच वह दयनीय स्थिति में अपनी कार में घुसा और तेज रफ्तार से वहां से भाग गया। मैंने उसे गली के कोने पर गायब होते हुए देखा। मेरे चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मैं जानता था कि फांदे यहीं नहीं रुकेगा। चूंकि वह मुझ पर सामने से हमला नहीं कर सकता था, इसलिए वह निश्चित रूप से पीछे से कोई घटिया चाल चलेगा। रसोई में वापस आकर मैंने कढ़ाई में उबलते हुए शोरबे को देखा। मेरी नज़र धीरे धीरे और सख्त होती गई। मैं हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार था। तुम खेलना चाहते हो तो फिर हम खेलेंगे और अंत तक खेलेंगे। उस दिन बिजनेस अविश्वसनीय रूप से अच्छा रहा। इस पूरी घटना के कारण विरोधाभास के रूप में मेरा छोटा रेस्टोरेंट सोशल मीडिया पर एक बेहद लोकप्रिय जगह बन गया। नतीजा यह हुआ कि लगातार कई दिनों तक रेस्टोरेंट पूरी तरह से भरा रहा। चौलिन काम में इतनी व्यस्त थी कि वह एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक पा रही थी। मुझे सर्विस में मदद के लिए आपातकालीन स्थिति में एक महिला को काम पर रखना पड़ा और हम बमुश्किल ही सब कुछ संभाल पा रहे थे। इस बीच उस दिन की अपनी अपमानजनक विदाई के बाद से एफन देबीईओ दोबारा कभी सामने नहीं आया था। मैंने सुना कि उसने उस जगह को फिर से रियल एस्टेट एजेंसी को सौंप दिया था। वह उसके लिए 10,000 की मांग कर रहा था। एजेंट ने उसे अधिक व्यावहारिक होने की सलाह दी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि मेरे बिजनेस की सफलता को देखते हुए यह साबित होता है कि उस जगह की कीमत उतनी ही थी। वह आश्वस्त था कि मेरे जैसा ही कोई दूसरा मूर्ख इस बिजनेस को संभालने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा होगा। लेकिन दिन बीतते गए और दरवाजे के सामने न केवल कोई नया किराएदार आया, बल्कि उस जगह को देखने के लिए किसी एक व्यक्ति की परछाई तक नहीं दिखाई दी। लेकिन जब मैं सोच रहा था कि वह अपनी मूर्खता पर अड़ा रहेगा, तभी मुसीबतें शुरू हो गईं। सबसे पहले जिसे लगा कि कुछ गड़बड़ है वह चाओलिन था। उसने मुझसे आकर कहा, क्या तुमने सुना? अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारा खाना साफ नहीं है। तुम्हें यह किससे पता चला? कई नियमित ग्राहक मुझसे यह पूछने आए हैं। यह कोने की किराना दुकान चलाने वाली ततीजू है। उसने आज हर जगह बताया कि हम केवल घटिया दर्जे का जमे हुए मांस का उपयोग करते हैं, और यहाँ तक कि हमारा तेल भी नालियों से निकाला हुआ कचरा तेल है। तीजू, हाँ मुझे याद है। वह फांदे की पत्नी के बहुत करीब है। वे महजोंग खेलने की पार्टनर हैं। और क्या अफवाह है? कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि तुम खुद अपनी मर्जी से नहीं गए, बल्कि फांदे बियाओ ने तुम्हें बाहर निकाला है, क्योंकि तुम पर कई महीनों का किराया बकाया था। वे कह रहे हैं कि तुम बेईमान हो। यह साफ तौर पर झूठ का पुलिंदा है। यह तो उत्पीड़न है। मेरे लिए यह बिल्कुल साफ है। यह फांदेबी यह है जिसमें खुद सामने आने की हिम्मत नहीं है, और वह अपनी पत्नी को गंदा काम करने के लिए भेज रहा है। केवल उन्हीं के जैसे लोग ही इस तरह की घटिया चालें चल सकते हैं। उसी दोपहर फांदेबियाओ की पत्नी यूफेन खुद मैदान में उतरी। वह एक घटिया दर्जे का विग पहनकर आई थी। वह कुछ छोटी दुकानों के सामने खड़े होकर पूरे दम से चिल्ला रही थी और थूक उड़ाते हुए हर जगह अफवाहें फैला रही थी। और मैं आपसे कह रही हूँ, इस वाईजे चियोगंग रेस्टोरेंट में खाने कभी मत जाना। उनके कूक फंग्स बाजार से उठाए गए सड़े हुए पत्तों और सब्जियों के अलावा कुछ नहीं है। मालिक मेरा एक रिश्तेदार है। उसने दया दिखाते हुए उसे यह जगह किराए पर दी थी। और उसने क्या किया? उसने सब कुछ गंदा और अस्त व्यस्त छोड़ दिया। उसने किराया नहीं चुकाया और अंत में चुपके से भाग गया। ऐसे इंसान के रेस्टोरेंट में खाने की हिम्मत कौन करेगा? उसकी आवाज़ बहुत तीखी और तेज़ थी। उसकी आवाज़ आधी सड़क तक सुनी जा सकती थी। कुछ राहगीर जिन्हें इस बारे में पता नहीं था, वे मेरे रेस्टोरेंट के अंदर उत्सुकता से देखने के लिए रुक गए। उस समय मेरे यहाँ कुछ टेबलों पर ग्राहक दोपहर का खाना खा रहे थे। इन शब्दों को सुनकर उनके चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए। चाओलिन गुस्से से पीला पड़ गया। उसने एक झाड़ू उठाई और बाहर भागना चाहता था। भाई, मैं आज उसे सबक सिखा कर रहूंगा। मैंने उसे रोकने के लिए उसकी बांह पकड़ ली। यहाँ वापस आओ भाई। अगर तुम उससे बहस करोगे तो तुम सीधे उसके जाल में फंस जाओगे। वह बस इसी बात का इंतजार कर रही है कि हम बीच सड़क पर गाली हाइफन गलौज करें, ताकि वह हंगामा खड़ा कर सके और हमारी साख खराब कर सके। तो फिर हम क्या करें? हम उसे बोलने देंगे। वह हमारे बारे में जितनी ज्यादा गंदगी फैलाएगी, उसका पतन उतना ही भयानक होगा। मैंने अपना फोन निकाला, उसे यूफन की तरफ पॉइंट किया और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैंने पूरे 5 मिनट तक फिल्म बनाई। वीडियो में यूफन पूरे आत्मविश्वास के साथ मेरे कथित अपराधों की कहानियां गढ़ रही थी। कुछ पड़ोसी दुकानदार जो उसके साथ मिले हुए थे, वे भी आग में घी डाल रहे थे। मैंने अपना फोन जेब में रखा और ग्राहकों की तरफ मुड़ा। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे नियमित ग्राहक जानते हैं कि बाहर जो कहा जा रहा है उस पर क्या सोचना चाहिए। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद देने और हमारे नए दोस्तों को आश्वस्त करने के लिए, कल हमारा रेस्टोरेंट एक इवेंट आयोजित कर रहा है। कल दोपहर ठीक 12 बजे हमारी रसोई आधे घंटे के लिए जनता के लिए खुली रहेगी। मैं आप सभी को खुद आकर देखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आकर देखिए कि हम किस तरह के चावल, आटा, तेल, मांस और सब्जियों का उपयोग करते हैं। मैं ईचन अपनी अंतरात्मा के साथ बिजनेस करता हूँ। छोटे भाई, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। कल मैं ज़रूर आऊँगा, यह तय है। बिल्कुल, कल मैं अपने पड़ोसियों को भी साथ लाऊंगा। हम उन जहरीली जुबान वालों को दिखाएंगे कि असली साफ सफाई क्या होती है। मेरी बदौलत रेस्टोरेंट का माहौल एक बार फिर से बेहद सकारात्मक और उत्साह से भर गया। सड़क के दूसरी तरफ वाई उफेन बड़बड़ाती और कोसती हुई चली गई। मैंने उसे दूर जाते हुए देखा। मेरे होठों पर एक बर्फीली मुस्कान थी। यूफेन और फांदेबियो, क्या आपको लगता है कि यह खत्म हो गया है?
सबसे बेहतरीन हिस्सा तो अभी आना बाकी है। अगले दिन मेरी रसोई का यह ओपन हाइफन किचन इवेंट पूरी सड़क की सबसे बड़ी खबर बन गया। मैंने पहले से ही दर्जनों पैम्फलेट छपवा लिए थे। उन पर और कुछ नहीं बल्कि केवल यह लिखा था, बेगुनाही को कुछ छिपाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन गुनाह को होती है। ईजे चियाओगंग रेस्टोरेंट आपको अपनी रसोई अपनी आंखों से देखने और हमारी ईमानदारी की गवाह बनने के लिए आमंत्रित करता है। चियोलिन और कुछ वफादार ग्राहकों ने आसपास के आवासीय इलाकों और ऑफिस बिल्डिंग्स में इन पैम्फलेट्स को बांटा। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस इवेंट की घोषणा पड़ोस के चर्चा समूहों में भी पोस्ट की। इसके साथ जो तस्वीर थी वह पिछले दिन मेरे द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो का एक स्क्रीनशॉट था। यूफिन का गुस्से से विकृत चेहरा बड़े आकार में दिखाया गया था, लेकिन मैंने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया था और पाठ की एक लाइन जोड़ दी थी। अफवाह समझदारी के सामने दम तोड़ देती है, लेकिन सबूतों के सामने वह पूरी तरह मिट जाती है। यह हर किसी की उत्सुकता जगाने के लिए काफ़ी था। अगले दिन सुबह 3:00 बजे मेरे रेस्टोरेंट के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। लोग आपस में बड़े उत्साह से चर्चा कर रहे थे। हर कोई देखना चाहता था कि मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करने वाला हूँ। फांदे बियाव और यूफेन भी वहाँ मौजूद थे। वह भीड़ के पीछे छिपा हुआ, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। दोपहर ठीक 12 बजे मैंने रसोई के दरवाजे खोल दिए। आप सभी का स्वागत है। बेझिझक मेरी रसोई का दौरा करें। इसे पूरी रात साफ किया गया है। यह इतना चमक रहा है कि आप इसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। फर्श पूरी तरह से सूखा और बेदाग है। स्टेनलेस स्टील के चूल्हे और काम करने की मेज पूरी तरह चमकाए गए हैं। धूल का एक तिनका तक नहीं है। हमारे कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दीवार पर टंगे हैं और कोने में कचरे के डिब्बे अलग अलग करके सलीके से रखे गए हैं। मैंने उन्हें हर एक विवरण समझाते हुए पूरा राउंड लगवाया। यह वह चावल है जिसका हम उपयोग करते हैं, उत्तर पूर्व का प्रीमियम चावल, और यह हमारा तेल है, बिना किसी मिलावट का एक बड़ा ब्रांड। इसकी खरीद की रसीद दीवार पर चिपकाई गई है। आप खुद इसकी जांच कर सकते हैं। यह बिल्कुल वही रसीद है। तारीख कल की है। और यह वह मांस है जो आज सुबह ही आया है। इसके रंग और ताजगी को देखिए। मैं जितनी भी सब्जियों का उपयोग करता हूँ, उन्हें बहते पानी में कम से कम 3 बार धोया जाता है। भीड़ में से आवाज़ें आने लगी। यह रसोई तो मेरे घर की रसोई से भी ज़्यादा साफ है। ईचन सचमुच बहुत बारीकी से काम करने वाला इंसान है। इससे मुझे बहुत तसल्ली मिली है। अब से मैं यहाँ हर दिन खाना खाने आऊँगा। तुम चाहे जो कहो, लेकिन कौन जानता है कि तुम सिर्फ आज के लिए यह दिखावा नहीं कर रहे हो। भीड़ में से किसी ने शंका जताई। आप जो कह रहे हैं वह सही नहीं है। मैं पिछले 3 साल से यचन के यहाँ खड़ा हूँ और मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। एक नियमित ग्राहक ने तुरंत जवाब दिया। लोगों का असली स्वभाव कभी छिपाया नहीं जा सकता। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने यह सब क्यों आयोजित किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि कल सड़क पर एक महिला ने मेरे बारे में इस तरह की बातें फैलाई थी। सड़क पर खड़े होकर वह जो कह रही थी वह यह है। वीडियो चलना शुरू होता है। यूफन की तीखी और कर्कश आवाज हॉल में साफ गूंज उठी। वह केवल इस्तेमाल किया हुआ घटिया तेल, बाजार से उठाए गए सड़े हुए पत्ते इस्तेमाल करता है और उसने अपना किराया तक नहीं चुकाया है। वहां तुरंत एक सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजर अचानक भीड़ के पीछे छिपे उस जोड़े की तरफ मुड़ गई। वीडियो में वह मुस्कुराती हुई दिख रही थी, लेकिन इस समय उसका असली चेहरा देखना हर किसी के लिए असहनीय हो गया था। आप सब देख रहे हैं, यही है इन अफवाहों की असलियत। मैंने वीडियो बंद किया और पूरी भीड़ पर शांति से अपनी नज़र घुमाई। मेरी नज़र आखिरकार फांदेबियाव और यूफन पर टिकी। सुनिए, मैं पिछले 3 साल से यह बिजनेस चला रहा हूँ और मेरी अंतरात्मा पूरी तरह साफ है। मेरे मकान मालिक ने सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनके द्वारा की गई किराए की अनुचित बढ़ोतरी को मानने से इनकार कर दिया, अपनी पत्नी से इस तरह मेरी साख खराब करने को कहा। उसने अपनी पत्नी को इस तरह मुझे बदनाम करने के लिए बीच सड़क पर छोड़ दिया। आप सभी मुझे बताइए, क्या यह सही है? भीड़ गुस्से से फट पड़ी। यह सचमुच घटिया हरकत है। यह बिल्कुल बकवास है। वह खुद अंदर तक सड़ चुका है और दूसरों पर उंगली उठाने की हिम्मत करता है। कितना नीच इंसान है। तो यह सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह किराया नहीं बढ़ा सका, इसलिए वह इस युवक से बदला ले रहा है। कितनी बेशर्मी है। पांडेबियो और उसकी पत्नी पर गालियों और तानों की बौछार होने लगी। फांडेबियो ने घबराकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और वे दोनों दुम दबाकर वहां से भाग खड़े हुए। इस पूरे हंगामे के बाद मेरे छोटे से रेस्टोरेंट की साख आसमान छूने लगी, जो हर किसी के लिए साफ सफाई और भरोसे का दूसरा नाम बन गया। उसी दोपहर एक युवक जो बबल टी की दुकान खोलने के लिए फांदेबियो की जगह को किराए पर लेने का विचार कर रहा था। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद उसने अपना सिर झटका और वहां से चला गया। ऐसे मकान मालिक के साथ डील करना बहुत डरावना और जोखिम भरा था। और मैंने जब सड़क के उस पार देखा तो उस दुकान का लोहे का शटर अभी भी कसकर बंद था। मैं पूरी तरह से शांत था। फांदेबियो, तुम्हारी मुसीबतें तो अभी बस शुरू हुई हैं। मेरी रसोई के ओपन किचन के दूसरे दिन मेरे रेस्टोरेंट के सामने एक लंबी कतार लग गई। चियोलिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए दरवाजे पर था और दोपहर तक उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भीड़ से रास्ता बनाया। वह मेरे पुराने रेस्टोरेंट के बगल वाले नाई मित्रमा थे। वह भी फांदेब्यो के किराएदारों में से एक थे। बॉस भी मित्रमा, क्या बात है? मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। मुझे धन्यवाद किस लिए? हमारा बदला लेने के लिए धन्यवाद। वह फांदेबियाओ सचमुच एक बकवास इंसान है। वह मेरा किराया भी 2000 से बढ़ाकर 4500 करना चाहता था। आप ही बताइए कि मेरा छोटा सा हेयर सैलून इतना पैसा कैसे कमा सकता है? मुझे उससे घंटों बहस करनी पड़ी, तब जाकर वह माना और मुझे 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया। पिछले कुछ दिनों से मैं इतना चिंतित था कि रात में सो भी नहीं पा रहा था।
3 महीने मैं तुरंत समझ गया। फांदेबियो मुझे एक उदाहरण बनाना चाहता था। बंदर को डराने के लिए मुर्गे को मारना। अगर मैं मान जाता तो बाकी किराएदारों के पास खुद को लुटवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। बिल्कुल सही, और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। हार्डवेयर की दुकान वाले बूढ़े ली और मिनी मार्केट वाले भाई जिया भी हैं। उसने उन सभी को चेतावनी दी थी। हम सब छोटे व्यापारी हैं, और उसने जो किया उसके बाद हमारा गुजारा करना लगभग असंभव हो गया था। लेकिन अब चीज़ें बेहतर हैं। जब से आपने यह सब किया है, वह पूरी सड़क पर अलग हाइफन थलग पड़ गया है। पिछले 2 दिनों से उसने किराए में बढ़ोतरी के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की है। अगर वह अपनी अनुचित मांगों को फिर से दोहराता है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सब एक साथ मिले और मध्यस्थता के लिए पड़ोस की समिति या स्थानीय प्रशासन के पास जाएं। वह सबसे ज्यादा इसी बात से डरता है कि मामला बड़ा ना हो जाए। समझ गए? बॉसवी, आप वास्तव में हमारे स्तंभ हैं। भविष्य में मैं आपके बाल काटने पर 50 की छूट दूंगा। मेथरमा के जाने के बाद मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। शुरुआत में मेरा पलटवार केवल खुद को बचाने के लिए था, लेकिन अब इस मामले ने एक गहरा अर्थ ले लिया था। अब मैं इस बोझ को अकेले नहीं उठा रहा था। दोपहर में मैंने सड़क के उस पार अपनी पुरानी जगह को देखने के लिए कुछ समय निकाला। लोहे का शटर मजबूती से बंद था। दरवाजे पर किसी ने लाल स्प्रे पेंट से 3 बड़े शब्द लिख दिए थे। काला दिल। यह टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ था, लेकिन साफ था कि लिखने वाला बहुत गुस्से में था। बगल में उसने एक कछुआ भी बनाया था। मैं सोच रहा हूँ कि इस दृश्य को देखकर फांदेबियो का चेहरा कैसा हुआ होगा। आने वाले दिनों में फांदेबियो की वह जगह एक मजाक बनकर रह गई। जाहिर तौर पर उसने किराया घटाकर 3,500 कर दिया, लेकिन फिर भी कोई पूछताछ करने नहीं आ रहा था। एक ऐसे मकान मालिक के लिए जो केवल अपने किराए पर जीता है, जब उसकी संपत्ति किराए पर नहीं उठती और साख बर्बाद हो जाती है, तो वह अपनी आय का एकमात्र स्रोत खो देता है। मुझे लगा था कि वह इसके बाद शांत हो जाएगा, लेकिन मैंने कम आंका था कि कोई इंसान कितना गिर सकता है। उस शाम जब मैं दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, बॉस, गंभीर बात है, मैं कचरा बाहर फेंकने गया था और मैंने गली के कोने पर एफन दे बियो को फोन पर बात करते देखा। मैंने उसे कहते सुना कि वह हमारी शिकायत करना चाहता है। हमारी शिकायत? किस लिए? नहीं, फायर सेफ्टी नियमों का पालन न करना और स्वच्छता की समस्या। उसने यह भी कहा कि उसके ऊपर ऊंचे संपर्क हैं और वह हमारा रेस्टोरेंट बंद करवा कर रहेगा। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा और वास्तव में कुछ ही दूरी पर एक कोने में फांदेबियाओ खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक भयानक भाव था और वह बड़बड़ाते हुए गालियां दे रहा था। अगले दिन सुबह सुबह ही मुसीबत आ गई। पहली लहर फूड हाइजीन डिपार्टमेंट की थी। 3 वर्दीधारी कर्मचारी अंदर आए। हम मार्केट रेगुलेशन ब्यूरो से हैं। हमें एक नाग से शिकायत मिली है कि आपके प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर जोखिम है। हमें एक औचक निरीक्षण करना होगा। रेस्टोरेंट के ग्राहकों ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी और उन्हें उत्सुकता से देखने लगे। आपका स्वागत है। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमें पूरे स्टाफ के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिखाइए। हमें रसोई और स्टोर रूम का निरीक्षण करना होगा। चियोलिन ने हमारे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निकाले। मैंने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपे और फिर रसोई की ओर ले गया। उनका निरीक्षण विशेष रूप से विस्तृत और कड़ा था। वे वास्तव में कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक फ्लैशलाइट लेकर चूल्हे के बीच की जगहों और दीवारों के कोनों की जांच कर रहा था। दूसरे ने रेफ्रिजरेटर खोला ताकि थर्मामीटर से कूलिंग और फ्रीजिंग कंपार्टमेंट के तापमान को मापा जा सके। और तीसरा मेरे खरीद ऑर्डर और विभिन्न सामग्रियों की समाप्ति तिथियों की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा था। लेकिन मेरी रसोई का ओपन किचन इवेंट के लिए अभी अभी बड़ा संवर्धन और सफाई की गई थी, और इसके अलावा मैं इसे हमेशा बहुत साफ रखता था। यह इतनी साफ थी कि उन्हें शिकायत करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं मिला। हमारे निरीक्षण के अनुसार आपकी स्वच्छता की स्थिति पूरी तरह से नियमों के अनुरूप है। हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इसे इसी तरह जारी रखेंगे। धन्यवाद। हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। उनके जाने के कुछ ही समय बाद कुछ अन्य लोग अंदर आए। इस बार यह फायर ब्रिगेड के लोग थे। यहाँ का जिम्मेदार कौन है? हमें एक शिकायत मिली है जिसमें कहा गया है कि आपकी आग सुरक्षा सुविधाएं अधूरी हैं और एक आपातकालीन निकास अवरुद्ध है। इस बार ग्राहक सब कुछ समझ गए। यह साफ था कि कोई जानबूझकर परेशान कर रहा था। हाँ, एक ग्रुप अभी गया है और दूसरा पहले ही आ चुका है। यह निश्चित रूप से उस धोखेबाज मकान मालिक की हरकत है। मैं फिर से तेजी से आगे बढ़ा। मैं ही बॉस हूँ। हमें क्या करना होगा? दमकल कर्मियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने अग्निशामक यंत्रों की निर्माण तिथि और प्रेशर गेज की जांच की और आपातकालीन निकास द्वारों का निरीक्षण किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कुछ भी उन्हें अवरुद्ध नहीं कर रहा था। उन्होंने धुएं के डिटेक्टरों से काम करने की जांच करने के लिए मैन्युअल रूप से उनका परीक्षण भी किया। नतीजा बिल्कुल स्वच्छता निरीक्षण जैसा ही रहा। फायर सेफ्टी कोई मजाक नहीं है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। यह पूरी तरह से मानकों के अनुरूप है। मुझे उन्हें धन्यवाद देने का समय भी नहीं मिला था कि प्रवेश द्वार पर कुछ और सुनाई दिया। क्षमा करें, क्या यही फैमिली बिस्ट्रो है? इस बार यह कॉमर्स ब्यूरो के लोग थे। मैंने एक गहरी सांस ली। नमस्ते, मैं ही हूँ। इस बार क्या समस्या है? कॉमर्स ब्यूरो के अधिकारी ने मेरे बिजनेस लाइसेंस की जांच की और यह देखा कि कहीं मैं कोई भ्रामक विज्ञापन तो नहीं कर रहा हूँ। मैंने उन्हें अपना बिल्कुल नया लाइसेंस सौंप दिया। उस पर पंजीकृत कानूनी प्रतिनिधि मेरा अपना नाम था। फिर उन्होंने मेरे दरवाजे पर चिपकाए गए उस नोटिस की ओर इशारा किया जो रेस्टोरेंट के उद्घाटन की घोषणा कर रहा था। 20% की छूट, और मुझसे पूछा कि क्या मैंने इस प्रमोशन को घोषित किया था। मैंने उन्हें समझाया कि यह एक अल्पकालिक प्रमोशन था जो पूरी तरह से कानून द्वारा अनुमत दायरे में था। उन्होंने मेरे रेस्टोरेंट का चक्कर लगाया, लेकिन अंत में वे खाली हाथ लौट गए। उन्होंने अपना सामान पैक किया। जाने से पहले टीम लीडर ने मेरी तरफ एक गहरा अर्थ लिए हुए देखा।
सुनो नौजवान, बिजनेस करना आसान नहीं है, लेकिन जब तक तुम्हारे सारे कागजात सही हैं और तुम कानूनी दायरे में हो, कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग बिना किसी बात के मुसीबत खड़ी करते हैं और सार्वजनिक संसाधनों को बर्बाद करते हैं। हम इससे निपटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब निरीक्षकों का तीसरा ग्रुप मेरी छोटी सी दुकान से चला गया, बहुत बढ़िया भाई। अब देखते हैं कि वह दुष्ट आगे क्या नया खोजता है। जब आप सही होते हैं तो आपको किसी बात का डर नहीं होता। हम सब आपका समर्थन करते हैं। मैं इतना भावुक हो गया कि मेरी आंखों में आंसू आने ही वाले थे। मैंने जल्दी से सभी के सामने सिर झुकाया। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। इस पूरी कहानी के बाद न केवल मेरा बिजनेस ठप नहीं हुआ, बल्कि यह और भी अधिक लोकप्रिय हो गया। एक ही सुबह में मुझे 3 अलग-अलग निरीक्षण टीमों का दौरा मिला और हर बार सब कुछ पूरी तरह से त्रुटिहीन था। यह मामला एक विस्फोटक खबर बन गया। मेरा छोटा रेस्टोरेंट अब केवल एक ईमानदार रेस्टोरेंट नहीं रह गया था, बल्कि यह एक मॉडल बिजनेस बन गया था। लोग मजाक में कह रहे थे कि यहाँ खाने से सुरक्षा की ट्रिपल गारंटी मिलती है। यह घर पर खाने से भी ज़्यादा सुरक्षित था। इसलिए उसी दोपहर मैंने एक मानक बैनर बनाने के लिए किसी को पैसे दिए और कुछ पोस्टर छपवाए। पोस्टर पर मैंने बहुत बड़े अक्षरों में लिखा, मार्केट सुपरविजन ब्यूरो, फायर ब्रिगेड और उद्योग एवं वाणिज्य ब्यूरो के नेताओं का उनके निरीक्षण दौरे और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक स्वागत है। सक्षम अधिकारियों के कड़े नियंत्रण के बाद हमारा प्रतिष्ठान खाद्य सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और वैधता के सभी मानकों का पूरी तरह से पालन करता है। नीचे मैंने छोटे अक्षरों में जोड़ा, सरकार द्वारा प्रमाणित विश्वसनीय छोटा रेस्टोरेंट, आप सभी का स्वागत है। मैंने इस पोस्टर को रेस्टोरेंट के दरवाजे पर सबसे दृश्यमान जगह पर चिपका दिया। फिर उस बैनर के साथ जिस पर लिखा था, पूरी निष्पक्षता के साथ कानून का प्रवर्तन, पूरे दिल से जनता के लिए, मैं गाजे बाजे के साथ पड़ोस के कार्यालय गया और सबके सामने छोटे व्यापारियों पर ध्यान देने और उनका समर्थन करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कार्यालय के अधिकारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। बेशक वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। और पड़ोस के सभी पड़ोसियों के सामने उनके पास बैनर स्वीकार करने और मेरी महान नागरिक चेतना के लिए मुझे बधाई देते हुए मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने मुझे एक अनुकरणीय व्यापारी कहा और इस तरह मेरे इस मास्टर स्ट्रोक ने पूरी सड़क का रुख पूरी तरह से बदल दिया। मेरी इस बहादुरी को देखकर हर कोई दंग रह गया और फिर हंस पड़ा। यह फांदे बीओ के लिए अंतिम अपमान था। उसने मुझे मुसीबत में डालने के लिए पैसे दिए थे और अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अंत में उसने मुझे एक मुफ्त आधिकारिक प्रमाणन उपहार में दे दिया और खुद ही मेरे विज्ञापन की आग को हवा दे दी। इसके तुरंत बाद मैंने सुना कि फंदे बियाओ को उद्योग और वाणिज्य ब्यूरो से एक गंभीर चेतावनी मिली थी। उन्हें बताया गया था कि अगर उन्होंने दुर्भावनापूर्ण रूप से परेशान करने और सार्वजनिक संसाधनों को बर्बाद करने के लिए शिकायत करने के अपने अधिकार का दुरुपयोग करने की दोबारा हिम्मत की, तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। एफन देबी ईओ पूरी सड़क पर मजाक का पात्र बन गया। उसका नाम बिना किसी संकोच के, बिना सिद्धांतों वाला गुंडा और जैसा बोगो वैसा काटोगे जैसे शब्दों से जुड़ गया। यूफेन इसे और सहन नहीं कर पाई। उसने अपना सारा गुस्सा फांदे बियो पर निकाल दिया। कई बार उनकी इमारत के नीचे से गुजरते समय मैं ऊपर तीखी चीखें और चीजें टूटने की आवाजें सुन सकता था। फांदे बियो, तुम किसी काम के नहीं हो। अब मेरी बाहर निकलने तक की हिम्मत नहीं होती। तुमने मुझे पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया है। क्या यह सब तुम्हारी और तुम्हारे बकवास विचारों की वजह से नहीं है? तुमने बाहर जाकर एक बूढ़ी बकबक करने वाली औरत की तरह बकवास करना बंद नहीं किया और यह रहा नतीजा। किसी ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। मूर्ख, मैं मूर्ख हूं। अगर तुम इतनी लालची ना होती, 5,000 के किराए के लिए क्या हम आज यहाँ होते? फांदे बियाओ बाहर अपनी इज्जत खोने के बाद घर पर भी अपनी रीढ़ झुकाए रहता था। इसलिए उसने बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया, अपने दिन पूरी तरह से नशे में बिताने लगा और दिन ब दिन उसकी नज़र और भी डार्क और डरावनी होती गई। इस बीच मेरे प्रोत्साहन पर मेट्रमा और अन्यों ने अपनी कतारें मजबूत कर ली थीं। वे 5 अन्य व्यापारियों के साथ मिलकर फांदेब्याओ का सामना करने गए। जाहिर है, फांदेब्याओ ने चिल्लाते हुए इनकार कर दिया कि वह उन सभी को बाहर निकाल देगा। उनके प्रतिनिधि मेट्रमा ने शांति से एक वॉइस रिकॉर्डर निकाला। फांदेब्याओ पूरी तरह से दंग रह गया। आखिरकार उसे अपने दांत भींचने पड़े और उन अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने पड़े जिससे वह पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा था। उस दिन से फांदेबियो ने और भी ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। शाम को जब वह नशे में होता था, वह सड़क के दूसरी तरफ खड़ा हो जाता था और मेरे छोटे से रेस्टोरेंट को लगातार घूरता रहता था। उसकी आंखों में केवल नफरत और कड़वाहट भरी थी। इसीलिए उसी दिन मैंने दुकान में और प्रवेश द्वार पर 4 हाई डेफिनिशन नाइट विजन सुरक्षा कैमरे स्थापित करवाए। कुछ दिनों बाद आधी रात को फांदेबियाओ दिखाई दिया। उसने एक काला रेनकोट पहना हुआ था और हाथ में लाल पेंट की एक बाल्टी पकड़ी हुई थी। वह सीधे मेरे रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मेरे कांच के दरवाजे और पोस्टरों पर लाल पेंट फेंक दिया। फिर जैसे कि इतना काफ़ी नहीं था, उसने खाली बाल्टी ली और कांच के दरवाजे पर 2 बार ज़ोर से वार किया जिससे वह टूट गया। यह सब करने के बाद उसने खाली बाल्टी फेंक दी, उसकी सांसें तेज थीं और फिर वह लड़खड़ाते हुए रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह छियाओलिन सबसे पहले रेस्टोरेंट पहुंचा और उसने चिल्लाते हुए मुझे फ़ोन किया, बॉस जल्दी आओ, कुछ बहुत गंभीर हुआ है। मैं भागकर वहां पहुंचा और मैंने छियाओलिन को सिर से पैर तक गुस्से से कांपते हुए देखा। यह निश्चित रूप से उस कमीने फांदे बियाओ की हरकत है। वह अपनी हदें पार कर रहा है। चलिए पुलिस बुलाते हैं, पहले शांत हो जाओ। तुम जाओ और सब कुछ वापस ठीक करने के लिए एक सफाई दल ढूंढो। कीमत की चिंता मत करो। उद्घाटन से पहले सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा पहले था। बॉस, क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? जिंदगी में कभी नहीं। तुम पहले जाकर सफाई कर्मियों को बुलाओ, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो।
इसके बाद मैं कल रात की सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग निकालने के लिए दुकान में वापस गया। मैंने फुटेज निकाली, पेंट फेंकना, दरवाजा तोड़ना और फिर खूंखार चेहरे के साथ भाग जाना। पूरा दृश्य पूरी स्पष्टता के साथ हाई डेफिनेशन में फिल्माया गया था। विशेष रूप से वह क्षण जब पेंट फेंकने के बाद उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया था। फंदेबियो, मैं बहुत लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। इस बार मैं तुम्हें वापस उठने का कोई मौका नहीं दूंगा। अब इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। यह अंतिम बिंदु है। मैंने सुरक्षा वीडियो के सबसे पुख्ता हिस्से को काटा और उस सटीक क्षण का स्क्रीनशॉट भी लिया जब उसका चेहरा सीधे सामने से दिख रहा था। आखिरकार मैंने कार उठाई और शहर के एक फोटोग्राफर के पास गया। नमस्ते, क्या आप मुझे इस छवि को 24 इंच के फोटो प्रारूप में प्रिंट करके दे सकते हैं? मालिक ने स्क्रीनशॉट पर एक नज़र डाली, एक पल के लिए रुका और फिर कहा, हूँ, लेकिन क्या यह हुमैल सड़क का फंदेबियो नहीं है? हाँ, यह वही है। इसे लेने के लिए आधे घंटे बाद वापस आना। आधे घंटे बाद मैं फ़ोटो लेकर अपने छोटे से रेस्टोरेंट में वापस आया। उस समय सफाई कर्मचारी दरवाजे के सामने से पेंट साफ करने का काम लगभग पूरा कर चुके थे। वे काम खत्म कर रहे थे। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैं दृढ़ कदमों के साथ सड़क पार करके एफ की खाली दुकान के सामने गया। फिर मैंने मजबूत गोंद निकाला। मैंने इस विशाल फोटो को लोहे के शटर के केंद्र में सबसे प्रमुख स्थान पर चिपका दिया। फोटो के नीचे मैंने बड़े अक्षरों में एक लाइन जोड़ी, वीडियो तलाश। इस व्यक्ति ने कल रात 2 बजे आईजे छियोगंग रेस्टोरेंट में जानबूझकर तोड़फोड़ की है। जो कोई भी इसके अपराध के पीछे के कारणों या उसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, उसे 5,000 युआन का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वहां से गुजर रहे कुछ पड़ोसियों ने जब यह देखा तो वे अचरज से चिल्ला पड़े, हे मेरे भगवान, लेकिन क्या यह फांदेबियो नहीं है? क्या यह एक अपराध है? नहीं, हमने सब कुछ देख लिया है। अपने खुद के अपराध की फोटो अपनी ही दुकान के दरवाजे पर चिपकी हुई है। इसमें वास्तव में कोई गौरव नहीं बचा है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आधे घंटे से भी कम समय में फांदेबियो की दुकान के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। हर तरफ से मजाक, तिरस्कार भरी नजरें और गालियों की बौछार होने लगी। ठीक उसी पल मैंने शांति से अपना फोन निकाला और 17 डायल किया। हेलो पुलिस, मैं एक अपराध की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। कल रात किसी ने मेरे रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की है। मेरे पास सुरक्षा कैमरों की पूरी रिकॉर्डिंग है। मैंने संदिग्ध की पहचान भी कर ली है। बहुत बढ़िया, मैं आपके आने का इंतजार कर रहा हूँ। 10 मिनट बाद 2 अधिकारी पहुंचे। मैंने उनमें से एक को पूरी वीडियो वाली यूएसबी ड्राइव सौंप दी। मिस्टर ऑफिसर, यह रहा सबूत। संदिग्ध सड़क के उस पार इमारत की ऊपरी मंजिल पर है। क्या आप आश्वस्त हैं कि वह ऊपर ही है? बिल्कुल आश्वस्त हूँ। तीसरी मंजिल, अपार्टमेंट 302। पड़ोस के सैकड़ों पड़ोसियों की नजरों के सामने दोनों अधिकारी उस इमारत में दाखिल हुए जहां फांदेबियो रहता था। कुछ ही समय बाद पूरी तरह से बिखरे हुए फांदेबियो को बाहर लाया गया। जब फांदेबियो ने अपनी ही दुकान के दरवाजे पर अपना चेहरा अनगिनत गुना बड़ा करके चिपकाया हुआ देखा तो भीड़ के ठहाकों के बीच उसकी आखिरी मानसिक दीवार भी पूरी तरह से ढह गई। उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। मैं अपने रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर इस दृश्य को ठंडी नजर से देख रहा था। लगभग 1 महीने तक चली यह लड़ाई आखिरकार अपने अंत को पहुंच गई थी। एक बार जब फांदेबियो को ले जाया गया तो शांति वापस आ गई। पुलिस कार की फ्लैशिंग लाइटें सड़क के कोने पर गायब हो गईं। उत्सुक लोगों की भीड़ भी धीरे धीरे छंट गई, लेकिन हवा में अभी भी एक तरह का उत्साह और फुसफुसाहट तैर रही थी। आने वाले दिनों के लिए फांदेबियाओ उनकी बातचीत का मुख्य विषय बन गया। जहां तक मेरी बात थी, मैंने शांति से च्याओलिन से कहा, ग्राहक जल्द ही आने वाले हैं। सर्विस के लिए तैयार हो जाओ बॉस। क्या हम सचमुच आज दुकान खोल रहे हैं? हम खोल रहे हैं। हम क्यों नहीं खोलेंगे? भले ही आसमान हमारे सिर पर गिर जाए, फिर भी भोजन तो करना ही होगा। हमारा काम लोगों को अच्छा खाना खिलाना है। च्याओलिन ने जोर से सिर हिलाया और तुरंत काम पर लग गया। आधे घंटे बाद वाईजे च्याओगंग रेस्टोरेंट ने अपने तय समय पर अपने दरवाजे खोल दिए, मानो यह सब नाटक कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन हर कोई जानता था कि कुछ चीजें हमेशा के लिए बदल चुकी थी। उसी दोपहर मुझे पुलिस स्टेशन से एक फोन आया जिसमें मुझे अपना बयान दर्ज कराने के लिए आने को कहा गया। इसलिए मैंने रेस्टोरेंट च्याओलिन के भरोसे छोड़ दिया और अकेला वहां गया। वहां मैंने किराए की बढ़ोतरी से लेकर झूठी अफवाहों, दुर्भावनापूर्ण शिकायतों और कल रात पेंट फेंकने तथा दरवाजे में तोड़फोड़ करने तक की पूरी कहानी बताई। मैंने हर एक बात का विस्तार से वर्णन किया। फंदेबियाओ ने 5,000 युआन से अधिक की कुल मूल्य की आपकी व्यक्तिगत संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। यह आपराधिक मुकदमा शुरू करने की सीमा तक पहुंचता है। फंदेबियाओ ने खुद अपने खिलाफ लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। कानून के अनुसार हम उसे अदालत में पेश करने से पहले हिरासत में रखेंगे ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। यह संभव है कि आपको पीड़ित के रूप में अदालत में उपस्थित होना पड़े। मैं समझता हूँ। मैं पूरा सहयोग करूंगा। पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए मैंने ताजी हवा की गहरी सांस ली। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी छाती पर लगा भारी बोझ आखिरकार पूरी तरह से हट गया था। आधा घंटा बाद मैं रेस्टोरेंट पहुंचा ही था कि बाहर इंतजार कर रहे लोगों का एक समूह तुरंत मेरी ओर बढ़ा। मैंने अपने नाई भाई मैत्रमा को बेहद उत्साहित होकर मेरा हाथ मिलाते देखा। बॉस हुई, हम सभी को सब कुछ पता चल गया है। बहुत बढ़िया काम किया आपने, हम सभी को पूरी सड़क को एक वास्तविक अभिशाप से मुक्त कर दिया। यह सच है। भविष्य में अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना, हम आपके साथ खड़े हैं। आप लोग बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। मैंने केवल वही किया जो मुझे करना चाहिए था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हर कोई शांति से काम कर सकता है। आइए अंदर बैठिए, आज का यह भोजन मेरी तरफ से है। मैंने उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर भेजा। पूरा हॉल तुरंत हंसी और खुशी से भर गया। फांदे बियो की गिरफ्तारी के तीसरे दिन उसकी पत्नी यूफन मुझसे मिलने आई।
उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। उसने बहुत धीमी आवाज़ में मुझे पुकारा, "बॉस वाई।" फिर अचानक वह सीधे मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। "बॉस वाई, मैं आपसे भीख माँगती हूँ, कृपया उदार बनें। मेरे पति को छोड़ दीजिए। वह कोई इंसान नहीं है, वह एक कमीना है। उसने गलत काम किया। मैं उसकी तरफ से माफ़ी माँगती हूँ। मैं आपके सामने झुकती हूँ। वाई यूफ़ेन, खड़ी हो जाओ। मेरे रेस्टोरेंट में आपका यह व्यवहार मेरे बिज़नेस को नुकसान पहुँचा रहा है।" बॉस हुई, उससे बस एक पल की नासमझी हो गई थी। उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, इसीलिए उसने यह घटिया हरकत की। अब जब वह वहाँ अंदर है, तो वह पछतावे से मर रहा है। अगर आप पुलिस अधिकारी से जाकर कह दें कि आप उसे माफ़ करने के लिए तैयार हैं, अगर आप एक आपसी समझौते पर हस्ताक्षर कर दें, तो वह बाहर आ सकता है। हम आपको नुकसान का मुआवजा देंगे, हम सभी नुकसानों की भरपाई करेंगे। 2 गुना? नहीं, 3 गुना। मैं थोड़ा हँसा। पेयूफेन, क्या आपको सचमुच लगता है कि मैंने यह सब पैसे के लिए किया है? मेरे सवाल ने उसे अवाक कर दिया। उसका मुँह खुला का खुला रह गया। जब वह रियल एस्टेट एजेंट के साथ मुझे किराया 3500 से बढ़ाकर 8500 करने के लिए मजबूर करने आया था, तो वह केवल पैसे के बारे में सोच रहा था। जब आप यह अफ़वाहें फैला रही थी कि मैं नालियों का तेल और सड़ी हुई सब्जियाँ इस्तेमाल करता हूँ, तो आप केवल मेरी साख बर्बाद करने के बारे में सोच रही थी। जब उसने दुर्भावना के साथ मेरे खिलाफ शिकायत की थी और यह उम्मीद की थी कि मैं दुकान बंद कर दूंगा, तो उसने मुझे बचने का कोई मौका देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। और अब जब उसने मेरे रेस्टोरेंट पर पेंट फेंक दिया है और मेरा दरवाज़ा तोड़ दिया है, तो आपकी यह कहने की हिम्मत होती है कि यह सिर्फ एक पल की नासमझी थी। यूफिन का चेहरा और भी सफ़ेद पड़ गया। सवाल यह नहीं है कि मैं उसे माफ़ करता हूँ या नहीं। उसने कानून तोड़ा है, उसे कानून के फैसले और सज़ा को स्वीकार करना होगा, मेरी माफ़ी को नहीं। मेरी माफ़ी की कोई कीमत नहीं है और यह उसे नहीं बचाएगी। उसकी नज़र अचानक जहरीली हो गई। क्या तुम सचमुच उसे बर्बाद करना चाहते हो? यीचेन, तुम बहुत क्रूर हो। तुम एक दिन इसकी कीमत चुकाओगे। क्या मैं इसकी कीमत चुकाऊँगा? मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उसके हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। अब कृपया मेरे रेस्टोरेंट से बाहर निकलिए, वरना मैं पुलिस बुला लूँगा। यूफ़ेन ज़मीन से उठी और पूरी तरह से टूटकर वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद एक रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर, जो अक्सर मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आते थे, अपनी मर्ज़ी से मुझसे मिलने आए। बॉस हुई, क्या आप हमारे नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अपना छोटा रेस्टोरेंट खोलने में रुचि रखेंगे? हमने शंगडोंग में एक नया कमर्शियल प्लाजा विकसित किया है, जो अगले साल खुलेगा। हमें आपके हुनर और आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। अगर आप सहमत हैं, तो हम आपके लिए सबसे अच्छा स्थान और सबसे अनुकूल किराया सुरक्षित रखेंगे। एक नई शाखा खोलना, के छोटे रेस्टोरेंट को एक वास्तविक ब्रांड बनाना। मेरे सामने वादों से भरी एक नई दुनिया खुल रही थी। 1 महीने बाद संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के अपराध में फांदेबियाओ को 8 महीने की सख्त जेल की सजा सुनाई गई। उसकी गिरफ्तारी के कुछ ही समय बाद फांदेबियाओ की दुकान और घर को शहर के बाहर के एक निवेशक ने बाजार मूल्य से लगभग 30 कम कीमत पर एक साथ खरीद लिया। उस समय पुरानी दुकान के सामने पहले ही मचान एशफोल्डिंग लगाई जा चुकी थी। कर्मचारी अंदर भारी शोर शराबा करते हुए काम में व्यस्त थे। लोहे का शटर, जो कभी भित्ति चित्रों और पोस्टरों से ढका रहता था, हटा दिया गया था और उसकी जगह एक बिल्कुल नया कांच का मुखौटा लगाया गया था। फांदेबियाओ का दौर हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था और मैं पहले से ही आगे देख रहा था। शंगडोंग के नए कमर्शियल प्लाजा के प्रोजेक्ट की फाइल मेरे दराज में रखी थी। हाल ही में मैंने तैयारी की प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने का प्रयास करते हुए अपने सिग्नेचर व्यंजनों के नुस्खों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया था। मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में भी दाखिला लिया था। चाओलिन, मुझे हर दिन इतना व्यस्त और चिंतित देखकर उत्सुकता से मुझसे पूछा, क्या इस समय बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है? तुम फिर से क्या बना रहे हो? चियोलन, यह रेस्टोरेंट तो बस हमारा शुरुआती बिंदु है। भविष्य में हम इस शहर में दूसरा और फिर तीसरा रेस्टोरेंट खोलेंगे, वी का छोटा रेस्टोरेंट। चियोलन की आंखें उम्मीदों से चमक भविष्य के लिए आशा से भरी हुई। और शंगडोंग का नया कमर्शियल प्लाजा शहर के विकास की भविष्य की दिशा का प्रतिनिधित्व करता था। यह सरकार द्वारा समर्थित एक नया कमर्शियल जोन था। योजनाओं के अनुसार यह स्थान शॉपिंग, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट और ऑफिसों को एक साथ लाएगा, जिसका उद्देश्य पूरे शहर की सबसे युवा और सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली आबादी को आकर्षित करना था। प्रोजेक्ट फाइल पर मेरे लिए आरक्षित स्थान पहली मंजिल पर रंगीन आइकन द्वारा दिखाया गया था, जो सीधे प्लाजा के फव्वारे के सामने सड़क पर खुलता था। यह एक प्रीमियम स्थान था, जहां पूरी कमर्शियल सड़क पर लोगों की आवाजाही सबसे ज़्यादा केंद्रित थी। मॉडल पॉइंट नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था। पहले 2 साल का किराया मुफ्त, तीसरे साल से 50 पेन की छूट। चेन मैनेजर ने कहा कि वे न केवल मेरे हुनर में रुचि रखते थे, बल्कि सबसे ज़्यादा मेरी साख में और उस दृढ़ता और सूझबूझ में भी जो मैंने इस पूरे मामले के दौरान दिखाई थी। उन्हें मेरे जैसे एक मॉडल व्यापारी की ज़रूरत थी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कहानी बाजार में हलचल पैदा कर सके और लोगों को आकर्षित करने में उनकी मदद कर सके। मेरा छोटा रेस्टोरेंट एक तरह से पहले ही एक ब्रांड बन चुका था। मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि यह एक अवसर और एक परीक्षा दोनों था। अब तक मैं पड़ोस के लोगों के बीच मौखिक प्रचार पर निर्भर था। मैं उन संबंधों पर निर्भर था जो मैंने 3 साल में बनाए थे। लेकिन एक बिल्कुल नए कमर्शियल माहौल में, अधिक मांग करने वाले ग्राहकों और अधिक कड़ी प्रतिस्पर्धा के सामने, सब कुछ जीरो से शुरू करना था। सबसे बड़ी चुनौती यह जानना था कि ये परिवार के बिस्ट्रो को दोबारा कैसे बनाया जाए। मेरी मुख्य ताकत मैं खुद हूँ। हर एक व्यंजन के लिए आग पर नियंत्रण, हर एक मसाले की मात्रा, यह सब मेरे दिमाग में और मेरे हाथों में है। लेकिन अगर मैं एक नई शाखा खोलना चाहता हूँ,
तो मुझे अपने ज्ञान को एक ऐसे सिस्टम में बदलना होगा जिसे सीखा जा सके, जिसे दोहराया जा सके, एक मानकीकृत प्रक्रिया में जिसे पूरी तरह से लागू किया जा सके। इसलिए मैंने प्रत्येक व्यंजन का विवरण देना शुरू किया, सामग्रियों का वजन, कटिंग का आकार, कढ़ाई में डालने का क्रम, पकाने का समय और अंत में डाला जाने वाला सॉस। चमचों की संख्या, मैंने हर चीज़ को मापा, हर एक पॉइंट को नोट किया। कुछ सामग्रियों के लिए सटीक स्केल का उपयोग करना आवश्यक था, एक मापने वाला गिलास, पकाने के समय के लिए एक टाइमर। च्योलिन ने मुझे अचंभित होकर देखा। शेफ, क्या आप केमिस्ट्री का कोई प्रयोग कर रहे हैं? यह एक केमिस्ट्री का प्रयोग है। आज से तुम मेरे पहले छात्र हो। यह रेस्टोरेंट मैं धीरे धीरे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम्हें मेरे जैसा ही स्वाद प्राप्त करने के लिए इस प्रोटोकॉल का उपयोग करना सीखना होगा। च्योलिन की आंखों में तुरंत एक चिंगारी जल उठी। उसने कागज की कुछ शीट ली और जोर से सिर हिलाया। लेकिन मानकीकरण ही काफ़ी नहीं है। मुझे हुनर की भी ज़रूरत है। मुझे नए रेस्टोरेंट के लिए एक नए शेफ़ की ज़रूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति जो दुकान को सँभाल सके। सिर्फ़ प्रक्रियाएँ ही काफ़ी नहीं होंगी। एक शेफ़ की बुनियादी क्षमताएँ और उसकी अंतर्दृष्टि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मैंने इस क्षेत्र में नौकरी के विज्ञापनों को देखना शुरू कर दिया। मैंने कुछ सप्लायर से भी संभावित उम्मीदवारों पर नज़र रखने के लिए कहा। वीकेंड पर मैं अकेले ही बस पकड़कर शहर के पूर्वी हिस्से में गया। नया शॉपिंग सेंटर अभी भी बन रहा था। हर तरफ ऊंची क्रेनें और मचान थे। हवा में सीमेंट और गीली मिट्टी की गंध भरी थी। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन साइट के दूसरी तरफ खड़े होकर, उस इमारत को देखते हुए जो पहले से ही आकार ले रही थी, मैंने अपने अंदर एक गर्मी महसूस की। फांदे भी या मुझे एक बंद गली में धकेलना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों के एक अजीब संयोग से उसने मेरे लिए एक दरवाज़ा खोल दिया। एक ऐसा दरवाज़ा जो एक बहुत बड़ी दुनिया की ओर ले जाता था। मेरी ज़िंदगी एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई थी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 15 दिन बाद मैंने शहर के पूर्वी हिस्से के नए शॉपिंग सेंटर के डेवलपर्स के साथ आधिकारिक तौर पर एक लीज समझौते पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर के दिन मैनेजर चंद व्यक्तिगत रूप से आए और उन्होंने कुछ स्थानीय मीडिया को भी आमंत्रित किया था। शेफाई जनता के कुकिंग गॉड हैं जो सीधे हिनू से आए हैं। उनकी कहानी हमारे समय के छोटे लोगों की संघर्ष की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। इस रिपोर्ट के प्रसारण के बाद मैं एक बार फिर पड़ोस में बातचीत का मुख्य विषय बन गया। शहर के पूर्वी हिस्से में एक शाखा खोलने के लिए आधिकारिक हस्ताक्षर। इस छोटे वी ने सचमुच सफलता पाई है। वह शहर के पूर्वी हिस्से में एक शाखा खोलने जा रहा है। मॉडल और कैसे? नियमित ग्राहकों की शिकायतों के सामने मैंने मुस्कुराते हुए एक हाइफन एक करके उन्हें समझाया। चिंता मत करो प्रिय ग्राहकों, यह पुराना रेस्टोरेंट बंद नहीं होगा। यह हमेशा हुमेल सड़क पर हमारा हेडक्वार्टर रहेगा। मैं चौलिन को प्रशिक्षित करने जा रहा हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि स्वाद बिल्कुल पहले जैसा ही होगा। चौलिन की बात करें तो उसने हाल के दिनों में अद्भुत प्रगति की है। वह अपना लगभग सारा खाली समय रसोई में बिताता था। टमाटर फ्राई का एक साधारण व्यंजन अंडों के साथ, वह रेसिपी का कड़ाई से पालन करते हुए इसे दर्जनों बार बना सकता था, जब तक कि रंग, बनावट और खट्टा मीठा संतुलन मेरे जैसा न हो जाए। उसे इतनी एकाग्रता से देखकर मुझे कुछ साल पहले का अपना रूप याद आ गया, जब मैंने दुकान खोली थी। मैंने फैसला किया कि जैसे ही नया रेस्टोरेंट पटरी पर आ जाए, मैं उसे इस पुराने रेस्टोरेंट का 30 हिस्सा दे दूंगा। इसी समय मुझे अपना मुख्य शेफ भी मिल गया। एक सप्लायर ने मुझे जुआंग नाम के एक युवक की सिफारिश की। वह 26 साल का है। वह शहर के एक पॉन स्टार होटल में सॉस शेफ के रूप में काम करता था और उसके पास बेहतरीन कौशल था। लेकिन क्योंकि वह बहुत सीधा था और इंसानी रिश्तों में बहुत अच्छा नहीं, इसलिए होटल में लगातार उसकी अनदेखी की जाती थी। उसके पास पदोन्नति का कोई मौका नहीं था। मैं उसे मिला और उसे सीधे रसोई में ले गया। मैंने एक व्यंजन तैयार किया और उसे चखने के लिए दिया। फिर मैंने उसे चम्मच थमाई और उससे बिल्कुल वैसा ही बनाने को कहा। उसने मुझे केवल एक बार सिग्नेचर डिश तैयार करते देखा और उसका 70 से 80 हिस्सा समझ गया। दूसरी बार में स्वाद मेरे स्वाद के काफ़ी करीब था। अपने तीसरे प्रयास में उसने प्रस्तुति में थोड़ा सुधार भी किया। व्यंजन को अधिक परिष्कृत और अधिक स्वादिष्ट बनाते हुए तुम अगले महीने से शुरू कर रहे हो। तुम्हारा मूल वेतन उस वेतन से 20 अधिक होगा जो तुम्हें अभी मिल रहा है, और नए रेस्टोरेंट के खुलने के बाद तुम्हें तकनीकी हिस्से पर 5 का बोनस भी मिलेगा। केवल एक ही मांग है, मेरे मानकों का कड़ाई से पालन करो। यह सुनकर जेडवांग मेरे सामने गहराई से झुका और बहुत भावुक होकर कहा, धन्यवाद बड़े भाई, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। टीम का मुख्य हिस्सा अपनी जगह पर था और मानकीकृत प्रक्रियाएं पूरी तरह से तय थीं। उनके चेहरों पर बदलते भावों के साथ चर्चा करते हुए मैं जानता था कि वे चीज़ों के बदलने पर विचार कर रहे थे। समय कितनी जल्दी बीत जाता है। एक पलक झपकते ही 8 महीने बीत गए। सामने वाला बजट होटल पिछले 2 महीने से खुला है। उनका बिजनेस अविश्वसनीय रूप से फल फूल रहा है। इसके आने से न केवल पूरी सड़क का कमर्शियल स्तर बढ़ गया है, बल्कि इसने मेरे छोटे से रेस्टोरेंट में देश के चारों कोनों से आने वाले अधिक ग्राहकों को भी आकर्षित किया है। मेरे नए शेफ जुआंग हमारी टीम में पूरी तरह से एकीकृत हो चुके हैं। वे न केवल उन प्रक्रियाओं को कड़ाई से लागू करते थे जो मैंने तय की थी, बल्कि होटलों में अपने अनुभव के कारण उन्होंने हमारी रसोई के प्रबंधन को भी अनुकूलित किया, जिससे हमारी दक्षता काफ़ी बढ़ गई। चियाओलिन अब वह शर्मीली लड़की नहीं रह गई थी, जो हर जगह मेरे पीछे चलती थी और मुझे बड़ा भाई बुलाती थी। उसकी नज़र में अब एक वास्तविक मैनेजर का आत्मविश्वास साफ दिखता था। इसी समय शंगदोंग के नए कमर्शियल प्लाजा का निर्माण अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था। इसलिए मेरा नया रेस्टोरेंट सजावट का काम शुरू करने में सक्षम हो गया। मैंने एल जोगवान ब्रांड भी पंजीकृत कराया और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक कैटरिंग कंपनी की स्थापना की। उस दोपहर बहुत ज़्यादा ग्राहक नहीं थे। मैं जुआंग के साथ अगले सीजन के नए मेनू पर चर्चा कर रहा था। तभी मेरी आंख के कोने से मुझे अचानक एक परिचित लेकिन दूर की आकृति दिखाई दी। वह फांदे बियाव था। वह जेल से बाहर आ गया था।
जुआंग ने मेरी नज़र का पीछा किया और कहा, शेफी, यह व्यक्ति तो बस पड़ोस का एक पुराना निवासी है। चलिए जारी रखते हैं। मुझे चखने दो। इस क्रिस्पी टोफू के लिए मुझे लगता है कि हम सॉस में चीनी की मात्रा को 2 पॉइंट और कम कर सकते हैं। नए रेस्टोरेंट के उद्घाटन का दिन शंगडोंग कमर्शियल प्लाजा के उद्घाटन के पहले दिन के साथ मेल खाता था। पूरा प्लाजा रंग बिरंगे झंडों से सजा था और माहौल अविश्वसनीय रूप से जीवंत और शोर शराबे से भरा था। मेरा योगवन प्लाजा के सबसे केंद्रीय स्थान पर था। प्रवेश द्वार इस अवसर पर भेजे गए फूलों की टोकरियों से ढका हुआ था। रेस्टोरेंट के दरवाजे से लेकर प्लाजा के बीच तक एक लाल कालीन बिछाया गया था। यह बहुत प्रभावशाली था। मैं उद्घाटन समारोह के मंच पर बिल्कुल सूट बूट में तैयार खड़ा था। जब बोलने की मेरी बारी आई तो मैंने एक गहरी सांस ली और अपना भाषण शुरू किया। नमस्ते सभी को, मैं ई चेन हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं, लेकिन शायद मेरी कुकिंग के लिए नहीं, बल्कि अन्य कहानियों के लिए। भीड़ में एक दोस्ताना हंसी दौड़ गई, लेकिन आज यहाँ उपस्थित होकर मुझे उम्मीद है कि आप मुझे और मेरे रेस्टोरेंट को एक नए रूप में जानेंगे। योगवन का कोई रहस्य नहीं है, बस दो सिद्धांत हैं, ईमानदारी और स्वाद। हुमेल सड़क की उस छोटी सी दुकान से जिसमें केवल 7 टेबल थे, शैंगडोंग में इस 300 वर्ग मीटर के नए रेस्टोरेंट तक ये दो सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे। आप सभी का धन्यवाद। सुबह 10:18 बजे उद्घाटन समारोह समाप्त हुआ। नए रेस्टोरेंट के दरवाजे आधिकारिक तौर पर खुल गए और ग्राहक कतार में अंदर आने लगे। जुआंग अपनी बेदाग साफ शेफ जैकेट में ओपन किचन के केंद्र में खड़े थे। उनके पीछे यूनिफॉर्म पहने 8 अन्य रसोइये अपने अपने पदों पर थे। कटिंग, तैयारी, कुकिंग, ड्रेसिंग, सब कुछ एक सटीक मशीन की तरह काम कर रहा था। बिना किसी रुकावट के जो प्रक्रियाएं मैंने स्थापित की थीं, वे उनका सबसे प्रभावी हथियार बन चुकी थीं। एक भी लापरवाही नहीं थी। टेबल 3 एक घरेलू विशेषता वाला ब्रेड पोर्क और एक बैंगन पुलाव। टेबल 5 एक क्रिस्पी टोफू और एक कटी हुई तली हुई पत्ता गोभी। प्रस्तुति का ध्यान रखें। जुआंग की आवाज़ शांत और आश्वस्त थी। व्यंजन जो एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट दिख रहे थे तेजी से काउंटर पर भेजे जा रहे थे और फिर यूनिफॉर्म पहने वेटर्स द्वारा प्रत्येक टेबल पर पहुंचाए जा रहे थे। मैं हॉल में घूम रहा था, ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देख रहा था और उनकी टिप्पणियां सुन रहा था। माहौल वास्तव में बहुत खूबसूरत है ना? इसके अलावा रसोई को इतना साफ देखकर खाना खाने में आत्मविश्वास आता है। ग्राहकों की तारीफें लगातार आ रही थीं। उद्घाटन के पहले ही दिन से नए रेस्टोरेंट में टेबल खाली होने की दर अविश्वसनीय रूप से उच्च थी। आखिरी ग्राहकों को विदा करने के बाद सभी कर्मचारी पूरी तरह से थक चुके थे, अपनी कुर्सियों पर ढह गए थे, लेकिन हर किसी का चेहरा उत्साह और गर्व से चमक रहा था। अकाउंटिंग विभाग ने मुझे पहले दिन का टर्नओवर बताया। यह आंकड़ा हुमेल सड़क के पुराने रेस्टोरेंट के लगभग एक महीने के राजस्व के बराबर था। मैं विशेष रूप से संतुष्ट था। एक बार जब उद्घाटन का पहला महत्वपूर्ण हफ्ता बीत गया, मैंने शैंगडोंग रेस्टोरेंट का पूरा दैनिक प्रबंधन जुआंग को सौंप दिया। जहां तक मेरी बात थी, मैं हुमेल सड़क के पुराने रेस्टोरेंट में वापस आ गया। बॉस हुई, आप वापस आ गए। जब यहाँ कोई न हो तो मुझे भाई बुलाते रहो, यह ठीक रहेगा। चियोलिन ने साफ आवाज में जवाब दिया। उसका चेहरा एक बड़ी मुस्कान से चमक रहा था। मैंने इस महीने के खाते तैयार कर लिए हैं। इस पर एक नज़र डालिए। बहुत बढ़िया काम किया। इस महीने का टर्नओवर पिछले महीने की तुलना में और बढ़ गया है। बेशक यह इसलिए है क्योंकि आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है। दोपहर में सभी ग्राहकों के चले जाने के बाद मैंने सी हाओलिन को पीछे की रसोई में बुलाया। मैंने एक दस्तावेज निकाला और उसे सौंप दिया। इसे देखो। चाओलिन ने दस्तावेज लिया और उलझन में पूछा, भाई यह क्या है? आज से इस पुराने रेस्टोरेंट में 70 हिस्सा मेरा होगा और 30 पैसे तुम्हारा। तुम अब केवल इस रेस्टोरेंट की मैनेजर नहीं हो, तुम इसकी स्वामियों में से एक भी हो। साल के अंत में मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से के अनुसार लाभांश डिविडेंड दूंगा। भाई, यह बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। तुम इसके हकदार हो। यह रेस्टोरेंट हमारी जड़ें हैं। तुमने इन्हें सुरक्षित रखने में मेरी मदद की है। तुम्हारे बिना ये परिवार के इस छोटे से बिस्ट्रो का न तो कोई वर्तमान होता और न ही कोई भविष्य। यह 30 पट हिस्सा पूरी तरह से तुम्हारा अधिकार है। चाओलिन की आंखें आखिरकार आंसुओं से भर आईं। उसने और मना नहीं किया। उसने बस अपनी छाती से दस्तावेज को कीमती ढंग से सटाते हुए जोर से सिर हिलाया। शेंगडोंग के नए रेस्टोरेंट में वापस आने पर मैंने मैथ्रमा और पड़ोस के कुछ अन्य पड़ोसियों को रेस्टोरेंट में बैठकर मेरा इंतजार करते पाया। वे एक विशाल लकड़ी की तख्ती लेकर आए थे। तख्ते पर युआनशिन के एक प्रसिद्ध कलाकार द्वारा सुलेख कैलीग्राफी में 4 बड़े अक्षर लिखे गए थे। इस भारी तख्ती को देखकर और अपने इतने सरल और दयालु पड़ोसियों को पाकर मेरा दिल एक अकथनीय भावना से भर गया। यह सारी मेहनत पूरी तरह से सार्थक थी। 2 साल बाद नए साल की पूर्व संध्या पर, जैसा कि परंपरा रही है, ये परिवार का यह छोटा बिस्ट्रो 7 दिनों की छुट्टियों के लिए बंद हो रहा था। शैंगडोंग का नया रेस्टोरेंट पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन हुमेल सड़क का यह पुराना रेस्टोरेंट उस शाम विशेष रूप से जीवंत था। मैंने नए साल का जश्न एक साथ मनाने के लिए उसी स्थान पर सभी प्रमुख कर्मचारियों को इकट्ठा किया था जहां हमारा सपना शुरू हुआ था। लंबी मेज शानदार व्यंजनों से भरी पड़ी थी। चियोलिन अब पूरी तरह से एक समझदार और सक्षम बॉस के रूप में बदल चुकी थी, लेकिन इस समय वह एक छोटी बच्ची की तरह थी, जो उत्साह के साथ उन लाल लिफाफों को बांट रही थी जो मैंने सबके लिए तैयार किए थे। जुआंग भी इस बार पूरी तरह से शांत और तनाव मुक्त थे। वे सबके साथ मजाक कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और वे भरपूर मजा ले रहे थे। हर कोई एक घेरे में बैठा था, पिछले साल की सफलताओं पर चर्चा कर रहा था और नए साल के लिए अपनी उम्मीदें साझा कर रहा था। माहौल अवर्णनीय रूप से गर्मजोशी से भरा था। 2 साल में यह परिवार का यह छोटा सा बिस्ट्रो एक छोटे से नाम से बढ़कर कैटरिंग के एक छोटे साम्राज्य में बदल चुका था। हुमेल सड़क के मुख्य रेस्टोरेंट और एस हैंगडोंग के फ्लैगशिप रेस्टोरेंट के अलावा चंगन और चनी में हमारी तीसरी और चौथी शाखाएं भी पूरी तरह से लॉन्च हो चुकी थी।
बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और मेरी रेस्टोरेंट मैनेजमेंट कंपनी फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज और मार्केटिंग के लिए प्रोफेशनल्स की एक टीम के साथ विशाल और चमकदार ऑफिसों में शिफ्ट हो चुकी थी। अब मैं वह व्यक्ति नहीं था जो पहले अकेले संघर्ष करता था। मैं एक छोटे से उद्यमी से, जो कभी किराए के बोझ तले दबा जा रहा था, एक ऐसे युवा रेस्टोरेंट टाइकून में बदल चुका था जिसकी संपत्ति मिलियनों में थी और जिसके इंटरव्यू के लिए स्थानीय मीडिया आपस में प्रतिस्पर्धा करता था। भाई आई, अगले साल के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अब राष्ट्रीय बाजार को लक्षित करने का समय आ गया है? कैटरिंग बिजनेस एक अच्छा सूप बनाने जैसा है। सबसे बुरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है अधीर होना। अगले साल हमारा मुख्य मिशन हमारे गुणवत्ता नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए एक सेंट्रल किचन का निर्माण करना होगा। जितनी मजबूत नींव होगी, हम उतना ही ऊंचा निर्माण कर पाएंगे। आइए सब मिलकर भाई वाई के लिए एक टोस्ट पेश करते हैं। उनके बिना हम आज यहाँ नहीं होते। नया साल मुबारक हो भाई वाई, और हमारे परिवार के बिस्ट्रो की लंबी उम्र हो। हर कोई अपना ग्लास उठाकर खड़ा हो गया। उनके सच्चे और जीवन चेहरों को देखकर मेरा दिल गर्मजोशी से भर गया। यह दावत देर रात को समाप्त हुई। मैंने उन सहकर्मियों को सुरक्षित रूप से घर पहुंचाने के लिए ड्राइवर का प्रबंध किया, जिन्होंने ड्रिंक की थी, लेकिन मैं खुद वहीं रुक गया। मैं खिड़की के पास गया, उसे खोला और ठीक उसी समय नए साल की घंटियां बजने लगीं। दूर रात के आसमान में एक के बाद एक शानदार आतिशबाजी के नज़ारे बिखरने लगे, जिससे पूरा शहर दिन के उजाले की तरह रोशन हो गया। मेरी नज़र सड़क पार करके सामने वाले होटल पर टिक गई। वह त्योहार की रोशनी के बीच शांत और आधुनिक रूप में खड़ा था। वहाँ बहुत पहले से ही फांदे का कोई नामोनिशान नहीं बचा था। मानो वह व्यक्ति और वह सारा पुराना संघर्ष कभी अस्तित्व में ही नहीं था। 3 साल पहले मैं यहाँ प्रति माह 5,000 के किराए की बढ़ोतरी से चिंतित था। मकान मालिक द्वारा एक कोने में धकेला जा रहा था। 3 साल बाद मैं उसी स्थान पर खड़ा हूँ, चार फलते फूलते रेस्टोरेंट्स और एक तेजी से बढ़ती कैटरिंग कंपनी का नेतृत्व कर रहा हूँ। जिसने मुझे इस सब से उबरने में मदद की, वह न तो नफरत थी और न ही कोई कड़वाहट। यह वास्तविक स्वाद के प्रति मेरा लगाव और मेरी ईमानदारी पर टिके रहने की मेरी जिद थी। और इसके साथ ही जीवन के प्रति वह प्यार जो कभी नहीं बुझा, सबसे कठिन दौर में भी नहीं। खिड़की से आतिशबाजी को देखते हुए मेरे होठों पर एक मुस्कान बिखर गई और मेरा दिल पूर्णता और खुशी की भावना से भर गया।